हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य बैच, जो कि एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस के लिए होता है। उसमें मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक लेक्चर लिया है। वो लेक्चर आज तुम्हें मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपन एकलव्य बैच में पढ़ाते हैं, कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को मैंने डील किया है उस एक पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कैसे सवालों को अप्रोच किया जाता है, इसके ऊपर लेक्चर आधारित है। जो भी बच्चा 2021 में जेईई मेंस को टारगेट कर रहा है, वो एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकता है। तुम्हें एक बेसिक रफ आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता है कि सर एकलव्य बैच में किस तरह का लेक्चर आता है, कैसे पढ़ाई होती है। तो आज का जो लेक्चर है उससे तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि एकलव्य बैच में पढ़ाई कैसे करवाई जाती है और किस तरह का लेवल रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जेईई मेंस एक्सक्लूसिव बैच है, तो इसमें अपन बहुत हाई भी नहीं जाते हैं और बहुत लो भी नहीं जाते। बेसिक से बताते हैं, हर चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। होमवर्क भी उसी तरह से मिलता है तुम्हें। मैंने लिंक में नीचे पीडीएफ दे दिया है डीपीपी का। जैसे तुमने आज का लेक्चर देखा, डीपीपी सॉल्व करोगे, अगले दिन मैं डीपीपी का एक अलग सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से अपन एकलव्य बैच में चलते हैं। जो भी बच्चे 2021 में जेईई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो, एज अ कोड यूज कर सकते हो। इससे तुम्हें 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। कोड क्या यूज कर लेना, कोड यूज कर लेना SHA10, इससे तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा। और लेक्चर देखना, उसके बाद जल्दी से लिंक में नीचे दिया हुआ है डीपीपी, वो सॉल्व करना। देखना कितने सवाल तुमसे एक्चुअल में सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो सॉल्व करने के बाद फिर अगले क्लास में अपन ऐसा डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है ना। तो अगर तुम्हें एक बैच में एनरोल करना है और एकलव्य बैच से आधारित कोई भी दुविधा है या कोई भी डाउट है, तो तुम मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं कॉल उठा नहीं पाऊंगा। मैसेज कर देना तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, तुम मैसेज भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई दुविधा है तो। अगर तुम किसी भी कोर्स को लेने का सोच रहे हो जो कि 2021 जेईई मेंस को टारगेटेड है, ये पर्टिकुलरली जेईई मेंस को ही टारगेट करता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 0 लेवल से लेकर अपन हाई लेवल तक लेके जाते हैं। मतलब बहुत ऊपर लेके नहीं जाते हैं, इतना लेके जाते हैं कि अपन जेईई मेंस में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है ना। जिनका बेसिक कंसेप्ट वीक है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छा बैच है, जो कि यहाँ बहुत बेसिक से बताया जाता है। ठीक है ना। तो यू कैन यूज माई कोड, जस्ट व्हाट्सएप में अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो। लेक्चर में आखिरी तक बने रहना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी विद द लेक्चर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आगे। कल मैंने बताया था कि 2 टाइप का सवाल अपन डील करते हैं। एक सवाल किसमें, जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो चॉइस ऑफ एक्सिस कहीं भी तुम ले सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है, सेकंड लॉ लगाना है, एफ नेट बराबर 0 होगा, वाई बैलेंस एक्स बैलेंस काम हो जाता है। दूसरे टाइप का सवाल होता है जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। उसमें कहीं ना कहीं 90% केसेस में अगर सवाल तुम्हारा आसान हो जाएगा जब तुम एक्सिस उसी डायरेक्शन में लोगे जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। बट कई बच्चों का कंसर्न होता है कि क्या सर उसी डायरेक्शन में एक्सिस लेना जरूरी है क्या। कोई जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी मानो कर सकते हो, बाकी तरफ एक्सिस भी लेके काम कर सकते हो। बट सवाल इजी हो जाएगा, सोचना तुम्हारा इजी हो जाएगा अगर तुम्हारा एक्सिस उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सिस उधर ही मान लेना। अब हमारा जो जितना भी सवाल होता है, आज अपन पूरे सवालों की बात करने वाले, कई तरह के सवाल करेंगे। तो मैंने कल भी तुम्हें बताया था 2 ही चीज काम करता है, एक तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर तुम ऑब्जर्व प्रॉपर्ली करते हो चीजों को और उसके बाद तुमने सही सही फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो पहला 2 स्टेप है ना, ये बहुत क्रूशियल है, ऑब्जर्वेशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना। चलो, मैंने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम भी बना ली, इक्वेशन लिखा सेकेंड लॉ का यूज करके, एक्स का अलग वाई का अलग। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक इक्वेशन में कमी आ रही है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई साहब हमने इक्वेशन तो सही बनाया है बट कहीं ना कहीं एक इक्वेशन मिस कर रहा है, वो है कंस्ट्रेन इक्वेशन। तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास सिस्टम में एक मास से ज्यादा मासेस है, 2 3 4 5 सिंगल ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक बार कंस्ट्रेन मोशन का ख्याल आना चाहिए।
इक्वेशन लिखने के टाइम में। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन एक इक्वेशन होता है जो कि तुम्हारा जो मिसिंग इक्वेशन है उसको फुलफिलमेंट करेगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन होता क्या है? तो ये अपने एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन होता है। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, 2-3 ऑब्जेक्ट है, तो उन सारे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बीच का जो रिश्ता है, उन सारे ऑब्जेक्ट के जो एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता है, दैट रिश्ता, वो जो रिलेशन है, वो रिलेशन कहां से आएगा? कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। अब मैं जो कंस्ट्रेंट बताता हूं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालने का कई सारा मेथड होता है, कई सारे लोग कई सारे मेथड बताते हैं। कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग मेथड बताता है, कोई पॉइंट मेथड बताता है, मैं वर्चुअल वर्क मेथड बताता हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। और एक होता है नॉर्मल कंस्ट्रेंट, जो कि सबका कॉमन ही होता है। नॉर्मल कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैं बताऊंगा, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड स्ट्रेन। ये सभी स्ट्रेन कैसे होता है, मतलब कंस्ट्रेंट कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, वो इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, एफबीडी बनाना सिखाऊंगा, सब काम। आज अपना मेन पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करना, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितना सिंपल है कि नहीं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा और पुली के बारे में बता देना चाहता हूं। पुली के बारे में बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखेंगे, प्रॉब्लम्स और नॉर्मल कंस्ट्रेंट देखेंगे, और फिर दोनों का मिलाकर मिक्स कंस्ट्रेंट देखेंगे। तो आज अपना पूरा प्रॉब्लम ही होने वाला है। सबसे पहले अपना पुली की बात करते हैं। पुली, कुल मिला के पुली 4 तरह की होती है। ऐसी एक, ये भी एक, सब तो एक ही है सर, सब तो एक ही है। ये 4 तरह की पुली होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना गौर से। ये 4 तरह के अपने पास पुली है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं अपन। एक पुली होता है जिसका मास 0 हो, और एक हो जिसका मास नॉन 0 हो। एक फ्रिक्शनलेस, एक हैज फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनलेस, हैज फ्रिक्शन। अब देखो, मास नॉन 0 हैज फ्रिक्शन, मास 0 फ्रिक्शनलेस, मास 0 हैज फ्रिक्शन। इसमें से हम इसकी और इसकी बात करते हैं, इस पुली और इस पुली की बात करते हैं, बस इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों की हम लोग बात नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 2 पुली की बात ही अपन नहीं करते, अपन सिर्फ वो टॉप वाले की बात करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट केस होता है जो अपन रोटेशन में पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं अपन एलएनएम में। भाई स्टेटमेंट, बच्चा पहले दौड़ना सीखता है या पहले चलना सीखता है? तो चलने के लिए अपने को वो पुली के बारे में बात करना पड़ेगा। जब अपन मैकेनिक्स में स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आखिरी रोटेशन पढ़ेंगे, तो अपन इस पुली की बात करेंगे जिसका मास भी होगा और जिसमें फ्रिक्शन भी होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहली वाली पुली में क्या होगा, मास तो 0 है, तो इसके ऊपर स्ट्रिंग स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन भी 0 है, तो ये स्ट्रिंग बस स्लाइड करेगा, ये पुली घूमेगी नहीं, बस स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे कि एक रॉड है, रॉड पे तुमने मान लो एक तरफ से कोई वजन लटका दिया और खींचा, तो रॉड घूमता नहीं है, लेकिन रॉड के ऊपर रस्सी स्लाइड करती है। वो हो गया केस 1। केस 2 में क्या होगा, पुली भी घूमेगा, रस्सी भी घूमेगी और अनवाइंड होगी। ये रोटेशन में पढ़ेंगे। अब मेरा जो वो वाला पुली है, वो वाला पुली, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कल मैंने तुम्हें बताया था, वैसे तो मेरे को जहां तक याद नहीं है, कल आखिरी टाइम में बताया था ना, आखिरी टाइम में मतलब आखिरी पीरियड में, कि अपना जो था ये पुली जिसका मास 0 है, जब तक रस्सी कॉमन रहती है, टेंशन कॉमन रहता है। तो यहां पर टेंशन हर चीज को अपनी तरफ पुल करता है। यहां टेंशन टी हो गया और यहां पे टेंशन क्या हो गया, टी हो गया। अब ये रस्सी अलग, टेंशन अलग, ये वाली रस्सी अलग, टेंशन अलग। अब देखना, ये टी और ये टी, इस टेंशन को मैं बोलता हूं टी डैश। अब अगर पुली का मास ही 0 है, तो चाहे इस पुली का एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन 0 हो, क्योंकि एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चाहे ये हो या ना हो, ये तो 0 है, तो ये तो हमेशा 0 हो गया। एफ नेट 0 हो गया, तो इस पुली का एक्सेलरेशन हो या ना हो, एफ नेट है क्या, टी डैश माइनस 2t, ये पक्का 0 ही हो जाएगा। टी डैश माइनस 2t 0 ही हो जाएगा, यानी कि टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर ही हो जाएगी। कुछ लफड़ाई नहीं है इसमें, टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर ही हो जाएगी, इसमें लफड़ाई नहीं है।
और ये बात में टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर ही हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये बात समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी पुली का इस तरह का देखो तो तुरंत में टी डैश मत लिखना, तो 2t लिखो डायरेक्ट। और देख लो, मान लो मैंने ऐसा पिक्चर दिया, ये एक ही रस्सी है, यहां t यहां t यहां t, तो यहां बताओ टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, टी डैश 3t के बराबर ही हो जाएगा, खत्म ही हो गया, टी डैश 3t के बराबर ही हो जाएगा। लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, टेंशन ही नहीं है अपने को, होना ही होना है, होना ही होना है। तो ये अपना ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे काम करते हैं। चलो अब बात करते हैं एफबीडी, इक्वेशंस एंड ऑल दोस ड्रामास। चलो बात करते हैं एफबीडी, इक्वेशन एंड ऑल दोस ड्रामास, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, फाइन, रेडी, सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक, सबसे पहले बेसिक सवाल, 2 kg इधर की तरफ 3 kg और ये लटका दिया। सबसे पहले मैं कलेम गाइड, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, मैंने सबसे पहले बोला, लेकिन मैं तो कितना भी गधा हूं, मेरे को यह पता है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब नीचे और ऊपर जाएगा, मेरे को एक्सेलरेशन तक नहीं पता, मैंने बोला ये A1 से नीचे जाएगा और ये A2, मेरे को नहीं पता, तो मैंने वेरिएबल मान लिया। जो नहीं पता, जिसके बारे में क्लेम नहीं कर सकते हो, अननोन मान लो। A1 मान लिया, A2 मान लिया, ठीक है। रस्सी एक, ऊपर टेंशन T मान लिया, इधर भी टेंशन T मान लिया, नीचे हमने मान लिया mg 30 न्यूटन, ठीक है, इधर हमने मान लिया mg 20 न्यूटन। मस्त मस्त, कोई टेंशन नहीं। हमने इसकी एफबीडी बना ली। सबसे पहले हमने किया ऑब्जर्वेशन कि भाई साहब 3 kg है, भारी है तो नीचे ही जाएगा, 2 kg तो ऊपर ही जाएगा। ऑब्जर्वेशन से हमने A1 A2 लिख लिया, हमने एफबीडी बना ली। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एफबीडी, तीसरा इक्वेशन। ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन A1 है, क्या लिखोगे? 30 माइनस t बराबर 3A1। ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन A2 है, तो t माइनस 20 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2। लेकिन मैंने जब ये देखा तो मेरे को क्या आया कि भाई हमने 3 स्टेप पूरा कर लिया, ऑब्जर्वेशन, एफबीडी, इक्वेशन, लेकिन अननोन 3, इक्वेशन 2, कुछ तो गड़बड़ है, एक इक्वेशन की कमी है। अब मेरे दिमाग में आया कि दूसरा इक्वेशन जो है ना, वो कंस्ट्रेन इक्वेशन है, जो अपने को इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिश्ता देगा। और पता करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मेथड बताऊंगा, इस मेथड को बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड। ये मेथड क्या होता है मैं समझाता हूं। ये बोलता है कि टेंशन का जो वर्क होता है वो पूरे सिस्टम के लिए 0 होता है। सिग्मा टी डॉट एक्स क्या होगा? टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? 0। अब सोचो, टेंशन ऊपर A1 नीचे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, सिग्मा टी डॉट V बराबर 0, एक बार और कर दो सिग्मा टी डॉट A बराबर 0, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आ गया सिग्मा टी डॉट A। टेंशन ऊपर A1 नीचे तो माइनस टी A1, टेंशन ऊपर A2 ऊपर तो प्लस टी A2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट A1 बराबर A2। तमाम काम तमाम, बस यही तो करना था अपने को। एक्सेलरेशन सेम आ गया, देखो A1 बराबर A2 आ गया, A1 की वैल्यू A2 के बराबर आ गई। आ रही है बात सुनने? A1 की वैल्यू A2 के बराबर आ गई। अब सुनना, चलो एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, कैसे? तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, मस्त, कोई टेंशन की बात नहीं अपने को, कोई लफड़ाइच नहीं है, चिल चिल बॉल है। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। जब भी तुम्हें लगे कि एक कमी आ रही है, इसके बारे में सोचना। ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेन। और देखो, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल करवाऊंगा और तुम्हें तुरंत बताना है। वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर तुम कुछ एग्जांपल कर लो उसका तुम खुद फील कर लोगे कि भाई जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, तो A1 A2 के बराबर ही होगा। लेकिन अपने को प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, ये देखो 2 kg
3 kg। मैंने बोला एफबीडी बना सबसे पहले। गधा भी बता दे कि सर जी ये ए से नीचे जाएगा और ये ए से आगे ही जाएगा। अब तुमने बोला कि सर आपने ए क्यों लिया, मैं तो A1 A2 ले ले A1 A2 और सिग्मा टी डॉट ए लगा दे, तेरा A1 A2 की वैल्यू सेम ही आ जाएगी। तो मैंने सेम आएगा, मैंने एक इक्वेशन खा लिया ये वाला। मैंने बोला बार बार मैं यहाँ पे मेरे को दिख रहा है जितना वो आगे उतना ये नीचे, क्यों दिमाग लगाना अपने को। इधर टी कमी है अभी भी, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। y वाले को छेड़ना मत, x वाले को छेड़ना मत, अलग अलग दोनों को। y में कोई मोशन नहीं हो रहा, ये मैं फील कर पा रहा हूं। y में कोई मोशन नहीं हो रहा, ये मेरी फीलिंग्स है अंदर से। यानी कि नॉर्मल की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन के बराबर। डन है। ऊपर टेंशन, नीचे mg की वैल्यू कितना 30, तो 30 माइनस टी बराबर ma। ठीक है। और इसकी बात कर, x में इस पे टेंशन लगा, एक्सेलरेशन a, तो टेंशन F नेट बराबर 2 इंटू a। काम हो गया, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्लाइंड पे ऐसे करके झुला दिया दोनों तरफ ब्लॉक को। ये ले, ये लग गया 2 kg का, ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, और ये अपना लगा दिया 3 kg का। ठीक है, 2 kg 3 kg रेडी हो? देखो जल्दी से। अब मैं क्या बोलता हूं, देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइन, रेडी हो ना? देखते जाना तुम तो बस। ये 2 kg है, ये 3 kg है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझना गौर से। इक्वेशन बनाना है अपने को फीलिंग क्या बोल रही है, तेरे को फीलिंग क्या बोल रही है, बता फीलिंग क्या बोल रही है कि सर ये नीचे जाने का मेरा फीलिंग है। अच्छा A1 मान ले, चलो A1 और A2 मानते हैं। अगर ये नीचे जाएगा तो A2। सबसे पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकाल के साइड कर देते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन T, इधर की तरफ टेंशन T। कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकाल ले, T ऊपर A1 नीचे माइनस T A1, T ऊपर A2 ऊपर, T A2 बराबर 0। सर A1 बराबर A2 आ गया। चल एक से तो फ्री हो गए। अब mg की बात करते हैं। अच्छा, प्रॉपर एबिलिटी बननी चाहिए। सरफेस कांटेक्ट में है, यहां लग गया N1, सरफेस कांटेक्ट में है, यहां लग गया N2। डन है। अच्छा, नीचे की तरफ लगा mg, 2 kg है 20, नीचे के तरफ लगा mg 3 kg है 30। देखते जाना तुम तो बस देखते जाना। इधर लगा 20, इधर लगा 30। अब तुम बस देखना, मैंने क्या बोला था, जिधर एक्सीलरेशन उधर एक एक्सिस मान लो, काम आसान हो जाएगा। ये अपना मान लिया x, ये मान लिया y, ये मान लिया मैंने x और ये मान लिया मैंने y। अब जो भी फोर्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, कंपोनेंट कर दो। 20 का 2 कंपोनेंट है, थर्टी का अब सोचो तुम, बस तुम सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। टेंशन ऊपर, ये नीचे, A2 एक्सेलरेशन है, तो T माइनस 20 साइन 37 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। और y, इसका x का तो काम हो गया, इसके y की बात कर ले। y में कोई मोशन नहीं हो रहा, लाइक दैट उसकी बात कर लो। नीचे आ रहा है, नॉर्मल, y में कोई मोशन नहीं हो रहा। डन हो गया, बिल्कुल डन है। इस तरीके से अपन सारा कुछ कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, बिल्कुल सवालों में बिल्कुल आग लगा सकते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल सवालों में क्या लगा सकते हैं, आग लगा सकते हैं। एक एक सवाल चाहे मैं कुछ भी दूं, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना चाहते हो, मैं कुछ भी दे दूं यार, तीन kg, ठीक है। ये देखो, नहीं पता मेरे को कौन कैसे जाने वाला है, लेकिन फील क्या आ रही है, ये आगे जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये A1 से जा रहा है मान लो, तो कॉमन सेंस है कि ये A1 से जाएगा तो ये नीचे आएगा। ये ऐसे थोड़ी कोई गधा ही बोले कि सर ये ऊपर चला जाएगा, कोई गधा ही बोलेगा कि ये आगे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। कैसे हो सकता है पॉसिबल?
ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे A2 से ही जाएगा। दो काम कर दिया, ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब टेंशन दिखाओ, आगे T, रस्सी एक तो टेंशन एक, T T T T लगा दिया, यहां पे 2T। mg की बात करो, 20 न्यूटन, नॉर्मल 30 न्यूटन। सबसे पहले एबीडी बन गया, इक्वेशन बनाओ। x में जा रहा है 3a1, इसकी बात कर, 20 माइनस 2t बराबर 2a2, ठीक है। अच्छा tt 2t, टेंशन हर चीज को अपनी तरफ पुल करता है, बट तीन अननोन, दो इक्वेशन, कंस्ट्रेन इक्वेशन, ta1 माइनस 2ta2 इक्वल टू 0। नहीं आया क्या समझ में? कैसे क्या समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम सारा सवाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और सवाल देखना चाहते हो और सवाल देख लो, एक दो सवाल और देख लो, कोई भी सवाल हो। देखो 3 kg, 2 kg, 5 kg। मैंने बोला ये बताओ, तीन सिस्टम, तीन, A1, A2, A3, फील आ रही थी, आगे जा गई, फील आई तो लिख दिया। अब एबीडी बना लेते हैं। T एक ही रस्सी है, T T T 2T, ये भी लिख लिया। इक्वेशन ठीक है। अब सुनना, N2 आ गया 20, N2 आ गया 20, N1 आ गया 30, N1 क्या आ गया 30। अब सुनना, बैलेंस हो गया। X की बात करो, T आगे A1 आगे, तो T बराबर 2A1, T आगे A2 आगे, T बराबर 3A2। अच्छा अभी और रुकना, 2T ऊपर ये नीचे, 50 माइनस 2T बराबर 5A3। टेंशन का काम हो गया, बट अभी रिश्ता बचा हुआ है, कंस्ट्रेन का रिश्ता। T आगे A1 आगे, TA1, T आगे A2 आगे, प्लस TA2। जितना सिस्टम में मूविंग रहे सबका सिग्मा T डॉट है। सिग्मा मतलब समेशन होता है, 2T ऊपर A3 नीचे। ये लो कंप्लीट हो गया, हो गया कंप्लीट। हर इक्वेशन को तुम इजीली हैंडल कर सकते हो, इस बात की गारंटी है, गारंटी है इस बात की। बस तुम्हें थोड़ा सोचना है कि हमने कैसे कैसे इक्वेशन बनाया है। थोड़ा सोचो, सोचोगे तो एक एक सवाल कर लोगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, गारंटी है इस बात की। ये तुम्हारा सब ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे माइंड में सब कुछ चल रहा है। जितना प्यार से तुम सोचोगे उतना ईजी तुम्हें सवाल लगेगा। अब जैसे एक सवाल देखो, इसमें तुम्हारी सोच थोड़ी और चेंज होगी। जैसे ये है 2 kg, ये 3 kg है और ये 4 kg है। ऐसा सिस्टम है, तीन सिस्टम है, दो पुली है। देखने में कितना खतरनाक टाइप का लग रहा है। अब तुम पहले बताओ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। जैसे मान लो तुमको मैंने बोल दिया कि भाई बताओ इसके बारे में तुम क्या कहोगे, तो सर यहां 3 4 है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा नीचे जा रहा हो। ठीक है, ये पूरा नीचे जा रहा हो तो ये पूरा ऊपर जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये A1 से ऊपर जा रहा है। मैंने बोला बहुत खूब, बहुत सही है। अच्छा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सेम होगा? इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सेम नहीं हो सकता। क्यों? ये 4 है और ये 3 है। अगर ये रुका होता तो ये इंटरनली भी मूव करते। अगर ये मान लो यहां पे ऐसे वॉल होता तो ये इंटरनली भी मूव करते। लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा है, पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, सिस्टम भी नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, सिस्टम नीचे जा रहा है, इसका कम जाएगा।
यानी कि इन दोनों का एक्सेलरेशन अब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पुली भी नीचे जा रहा होगा। दोनों का इक्वल तो एक्सेलरेशन नहीं होगा सर, ग्राउंड पे बैठ के दोनों का इक्वल नहीं होगा। अगर ये यहां पे बंधे होते तो दोनों का इक्वल होता, तो इक्वल नहीं होगा तो क्यों दिमाग लगाना, क्यों सोचना कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। अपन तो लेम है, अपने को कुछ भी आइडिया नहीं। A2 A3 मान लिया है, आंसर निगेटिव आ जाएगा। हो सकता है A2 A3 सेम आ जाएगा अगर इक्वल हुआ तो, हमने तो मान लिया, हमें जो लगा हमने मान लिया। FBD ऑब्जर्वेशन, FBD ऑब्जर्वेशन। देखो ये T, एक काम करो ना, इसको 2T मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2T अगर मानेंगे तो अच्छा रहेगा कि यहां T और T कर लेंगे, वरना T मानते हैं तो T/2 T/2 करना, इसीलिए TT 30 40 और यहां T। फाइन, ओके ओके ओके। आप देखना, सुनना, ऊपर 2T नीचे 20, 2T - 20 बराबर ट्वाइस ऑफ A1, 2T - 20 बराबर ट्वाइस ऑफ A1। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन। ऊपर T नीचे 30, T - 30 बराबर 3A3। वाह, ऊपर T नीचे 40, नीचे जा रहा है तो 40 - T बराबर 4A2। सब सही है, सब सही है। अननोन कितना, 4, इक्वेशन कितना, 3। तो यार एक इक्वेशन तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, कौन सा बताना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रेन का रिश्ता। कंस्ट्रेन इक्वेशन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 2T ऊपर A1 ऊपर 2T A1, अच्छा T ऊपर T ऊपर और A3 भी ऊपर प्लस T A3, अच्छा T ऊपर A2 नीचे माइनस T A2 बराबर 0 हो गया ना लो नट। कंस्ट्रेन इक्वेशन भी तैयार होगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे किया। ऐसे कई तरीके से सवाल करवा सकता हूं मैं, कई तरीके के, बट मेरे को अब इस तरह के सवाल करवाना टाइम वेस्ट लगेगा। पता मैं क्या बना दूंगा, मैं कुछ भी बना दूंगा, कुछ भी आर्बिट्री। मैं ऐसा दे दूंगा कि भाई साहब ऐसा है कि ये प्लैंक है, कुछ भी मेरी मर्जी है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा दे दूंगा मैं तो, ऐसा ये अपना ये है, ऐसा मान ले तू, तो ये ले, खतरनाक, आधे लोगों की हालत खराब, और यहां पे ऐसा कर दिया, ये बोल दिया 3 kg और ये बोल दिया 5 kg। ले, तो खतरनाक देखने में लग रहा है, बल्कि बिल्कुल लल्लू सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगा दिया, क्या बोलता है फीलिंग, क्या बोलता है, सर ये नीचे जाएगा, मान ले A1 से गया, ये किधर जाएगा भाई साहब, ये ऊपर जाएगा, सर A2 से मान लिया, मान लिया, हाँ हमको लगा फीलिंग तो मान लिया मैंने। टेंशन दिखाओ, टी टी टी, एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, कंफ्यूज मत करना, एक ही रस्सी है, सारी एक ही रस्सी है, एक ही टी टी 2T टी टी 2T है कि नहीं। अच्छा 2T T, इसके ऊपर लगा 5T, नीचे लगा 30, तो 5T - 30 बोला मैंने, 30 नहीं बोला। ऊपर 5T नीचे 30, तो 5T - 30 बराबर 3A2। नीचे आ रहा है, नीचे क्या लग रहा है 50 - T बराबर 5A1। लेकिन कंस्ट्रेंट रिश्ता ही बचा हुआ है ना, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा सुनना, कंस्ट्रेंट रिलेशन सुनना। एक काम करते हैं ना भाई साहब, ऐसा है कि 5T ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, T ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, ये ले, कहां टपता बताओ मेरे को। अरे कुछ भी दे यार, ले भयंकर कुछ ऐसा बना दूं, डरावना सा। क्या बनाऊं डरावना सा, मेरे को तो आजकल कुछ डरावना दिखता ही नहीं। ऐसा करता हूं मैं कुछ, वो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 2 kg 37 डिग्री, और ये लगा दिया मैंने 3 kg, और ये सब फिक्स है। जब मैं इंक्लाइन की बात ना करूं तो फिक्स मानना तुम उसको, जब तक ना बोल दूं कि इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास ये है, तब तुम फिक्स मानना। फील क्या कहता है, सब फीलिंग तो कुछ भी हो सकती है, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे, अरे कुछ भी मान ले, आंसर निगेटिव आ जाएगा और क्या होगा। मान लिया मैंने, ले ये A1 ये A2,
टेंशन 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 टूटी, ठीक है। नीचे क्या, नीचे लगा 30। अच्छा इधर क्या लगा, इधर लगा नॉर्मल। नीचे क्या लगा, नीचे लगा 20। इसके लिए एक्सिस क्या होगा, ये होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। 30 माइनस टी बराबर 3a1। इसके लिए एक्सिस क्या होगा, 2t ऊपर, ये मेरा एक्सिस होगा। mg का 2 कंपोनेंट कर दो, 20 sin 37, 20 cos 37। अब सुनना, 2t माइनस 20 sin 37 बराबर 2a2। नॉर्मल बैलेंस करो, n बराबर 20 cos 37, ये हो गया। और सुनो, a1 a2 के बीच में रिश्ता, t a1 माइनस के साथ प्लस 2t a2 बराबर 0। 3 इक्वेशन, तीनों सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारा सवाल होता है कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर। अब बच्चों बात करते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट के ऊपर सवाल। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ लिया सिग्मा टी डॉट ए, बता दिया मैंने कैसे करना है। अब अपन कुछ स्पेसिफिक सवाल पढ़ेंगे टाइप 2 के ऊपर, जो बेस्ड होगा नॉर्मल कंस्ट्रेंट के ऊपर। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कंस्ट्रेंट। और एक बार हमने मिक्स्ड कंस्ट्रेंट देख लिया तो यूं समझो एनएलएम तुम्हारा 90% निपट गया। उसका जो छोटे छोटे चुटपुटिया टॉपिक है ना, यूं कर लेंगे यूं। आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट की। उसके कुछ सवाल, और सवाल के बाद फिर जवाब, सवाल और जवाब, सवाल जवाब, यही चलता रहेगा अपने पास तो। ठीक है, ओके फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखना अपन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये m1 है और ये m2 है, और हम फोर्स F लगा रहे हैं। एक बात बताओ, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? तुमको क्या लगता है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा? किसी चीज को ऐसे लेके धक्का देते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा? क्या कॉमन सेंस की बात करते हो सर आप? सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों हो रहा है? वो मुझे कंस्ट्रेंट बताओ कि अगर मैं इसको a1 a2 मानूं तो a1 a2 की वैल्यू सेम आई, वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बताओ। यहां तो कोई रस्सी पस्सी भी नहीं है कि सिग्मा टी डॉट ए कर सकूं। इस तरह के कंस्ट्रेंट को बोलते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट या फिर वेज कंस्ट्रेंट, अलग अलग नाम होता है। नॉर्मल कंस्ट्रेंट ये क्या बोलता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, क्या है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया। अब सुनना, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद, मेरी बात सुनना गौर से, परपेंडिकुलर सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस लाइन के लॉन्ग सेम होनी चाहिए। यही होता है नॉर्मल कंस्ट्रेंट। ऐसा क्यों बोलता है वो? ऐसा वो क्यों बोलता है? वो ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं तो इस लाइन के लॉन्ग अगर a1 a2 अलग अलग हुआ, मान लो कि a2 बड़ा हो गया a1 से, तो ये भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो फिर दोनों के कांटेक्ट में चलने का मतलब ही खत्म हो गया। अगर ये दोनों कांटेक्ट में है और ये मान लो ऐसा है कि भाई साहब ये हुआ कि ये m2 है और ये मेरा m1 है, और तुमने बोला कि यार a1 बड़ा है a2 से, अलग अलग है, a1 बड़ा है a2 से, तो फिर से ये चिपक गए। a1 बड़ा है a2 से, तो चिपक गए, साथ चलेंगे। लेकिन अगर ये बड़ा है तो अलग हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल क्या है कि दोनों साथ चल रहे हैं, और अगर दोनों साथ, दोनों के बीच में वो ज्वाइंट है, दोनों के बीच में ये कांटेक्ट है, ये तभी पॉसिबिलिटी होगी जब ये दोनों क्या हो, इस लाइन के लॉन्ग सेम हो। ये दोनों क्या हो, इस लाइन के लॉन्ग क्या हो, सेम हो। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इस पिक्चर को देखकर ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, कि ये भी a से जाएगा और ये भी a से जाएगा अगर मैं पीछे से F फोर्स लगाता हूं तो। क्यों? इस लाइन के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट लूज कर जाएंगे। इसी कंस्ट्रेंट का नाम है
नॉर्मल कंस्ट्रेंट। कभी कभी तो एक्सेलरेशन को सेम करना पड़ता है और कभी कभी एक्सेलरेशन नहीं, उनके कंपोनेंट को सेम करना पड़ता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो इस लाइन के लॉन्ग होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि m1 इधर जा रहा है, मान लो m1 इधर जा रहा है, m1 का एक्सेलरेशन a1 इधर है, तो अब क्या करोगे, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कांटेक्ट में है, मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो अब क्या करोगे, इसका कंपोनेंट कर दोगे, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा मान लो, तो तुम क्या बोलोगे a1 cos थीटा मेरा a2 के बराबर हो जाए। क्यों, अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन को सेम होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके ऊपर कई सवाल है और देखते हैं, पहले यही सवाल करते हैं, यही वाला सवाल करते हैं। सवाल देखना क्या है, सवाल देखना क्या है, यही सवाल करते हैं। सवाल ये है 2 kg 3 kg 5 kg और हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स। पहला सवाल पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा सवाल कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल बताओ, नॉर्मल फोर्स बताओ। अब मेरे को पता है, कुछ भी नहीं पता है, मैंने बोला कि ये मान लो a1, ये मान लो a2 और ये मान लो a3। अगर तीनों कांटेक्ट में हैं तो इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन या उसका कंपोनेंट सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑलरेडी इस लाइन के लॉन्ग है तो a1 बराबर a2 होना चाहिए और इस लाइन में a2 बराबर a3 होना चाहिए। इसको a मान लिया मैंने, सबका एक्सेलरेशन को a मान लिया, ये आ गया नॉर्मल कंस्ट्रेंट से। अब एक एक करके सबकी एफबीडी बनाता हूं मैं। पहले बनाता हूं 2 kg की एफबीडी। 2 kg की एफबीडी में पीछे से लगा 20 न्यूटन, ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये इधर पे की तरफ लगाएगा n1, ग्राउंड ने लगाया n2 और नीचे लगा 20 और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a। सिमिलरली बात करते हैं 3 kg की। 3 kg पे ऊपर की तरफ लगा n3, नीचे लगा 30, ये n1 इधर लगाया तो ये n1 वापस इसको दिया और इधर से ये 5 kg वाला इस पे क्या लगाया, n4 लगाया, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं 5 kg की। 5 kg पे इधर से क्या लगा, n4 लगा, ऊपर क्या लगा, n5 लगा, नीचे क्या लगा, 50 लगा, एक्सेलरेशन आगे, इसका एक्सेलरेशन भी आगे। अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। y में फोर्स बैलेंस यानी कि नॉर्मल की वैल्यू 20 के बराबर, 20 आगे n1 पीछे यानी कि 20 माइनस n1 बराबर 2 इंटू a, n1 आगे n4 पीछे यानी कि n1 माइनस n4 बराबर 3a, n4 आगे इधर से कुछ भी नहीं तो n4 बराबर 5 इंटू a। अच्छा, और इसका नॉर्मल बताओ, n3 की वैल्यू 30 के बराबर, n5 की वैल्यू 50 के बराबर। काम कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, धरले से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि तुम इसको सिस्टम मान के भी कर सकते हो। एक तरीका ये बिल्कुल नॉर्मल, हम प्यार से कर लिया सारा इक्वेशन बना के, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सिस्टम मान के। सिस्टम कैसे मानना है, सिस्टम तभी मानना है जब हर एक का एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड का हो और सेम डायरेक्शन में हो, तभी सिस्टम मानना, वरना सिस्टम मत मानना, गलत हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कि इन तीनों का एक्सेलरेशन ए ही है और सब एक डायरेक्शन में है, तो इन तीनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया। कितने का, 5 3 8 2 10 kg का। इस 10 kg वाले सिस्टम पे पीछे से लग रहा है 20 न्यूटन। इस 10 kg वाले सिस्टम पे पीछे से लग रहा है 20 न्यूटन, यानी कि 20 बराबर 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। पूरे सिस्टम पे पीछे से लगा 20, तो 20 बराबर 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कैसे अपन ने इसको डील किया, कैसे डील किया। तो इस तरीके का सवाल अगर तुम्हारी लाइफ में कभी आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपन ऐसे ही डील करेंगे इस चीज को। आई बात समझ में। सिस्टम मान के तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन दोनों के बीच का नॉर्मल निकालने के लिए इंडिविजुअली एफबीडी बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और देखना चाहते हो और एक बेहतरीन सवाल नॉर्मल कंस्ट्रेंट के ऊपर, ये देखो, फील करना, ऑब्जर्वेशन करना और फिर सोचना। मान लो 10 kg और ये मान लो 5 kg और ये मान लो 37 डिग्री। एक डंडा है जो इस इंक्लाइन पे और ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 है, कहीं कोई रस्सी वस्सी नहीं है। फील क्या कर रहे हो, क्या होगा, तुम अपनी फीलिंग बताओ। फीलिंग यही है सर कि ये नीचे आएगा और अगर ये नीचे आएगा तो ये पीछे जाएगा। फीलिंग यही कह रहा है, तो फीलिंग के हिसाब से चलना है अपने को, बस दिमाग खोलना है और फीलिंग के हिसाब से चलना है। पीछे मान लो ये A2 से जा रहा है और ये नीचे मान लो A1 से जा रहा है। फीलिंग कह रहा था तो हमने ऐसा कर दिया। अब एक बात बताओ, कांटेक्ट है कि नहीं दोनों में, दोनों में कांटेक्ट है कि नहीं? हाँ सर है, यहां पर कांटेक्ट है।
क्योंकि ऐसा ना कि कांटेक्ट छूट जाए तो फिर तो मतलब ही खत्म है। कांटेक्ट छूट गया तो ये हवा में आ गया, कांटेक्ट है तो कांटेक्ट वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ये रहा सर। अब एक बात बताओ, अगर कांटेक्ट है तो क्या यहां पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है? अब एक बात बताओ, इस A1 को उठाओ यहां रखो, ये A1 आया, इस A2 को उठाओ यहां रखो, ये A2 आया। इस लाइन के लॉन्ग दोनों एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, बट सर यहां तो एक्सेलरेशन उस लाइन के लॉन्ग लाइन ही कर रहा है इसकी तरह, तो उसका कंपोनेंट सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, अगर एक्सेलरेशन टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो कंपोनेंट कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये A1 है, ये 37 डिग्री है, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। A2 का ये वाला कंपोनेंट है A2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि A2 sin थीटा, और A1 का ये वाला कंपोनेंट है A1 cos थीटा। ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि मैं सिंपली देखकर बता सकता हूं कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा A2 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू A1 cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल्स टू A2 tan थीटा। डन हो गया, ये डन हो गया। ऐसे अपने को काम करना है। आई बात समझ में कैसे मैं काम कर रहा हूं? इस तरीके से अपन क्या करेंगे, A1 को A2 tan थीटा के बराबर कर दिया और अपना काम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब सुनना, पूरा प्रॉपर है, सब कुछ कर दिया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने ये रिलेशन निकाल लिया दोनों एक्सेलरेशन के बीच का, बट अपने को वैल्यू भी तो चाहिए, और वैल्यू निकालने के लिए ये तो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, बट अपने को इक्वेशन भी तो चाहिए ताकि A1 A2 की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकूं। रिश्ता निकालना समझ गए, अब इसका एक्चुअल भी तुम निकाल सकते हो। और FBD बनाते हैं, FBD पहले इंक्लाइन की बात करते हैं। ये इस पे धक्का दिया मान लो N1 से, ग्राउंड ने धक्का दिया N2 से, नीचे की तरफ mg लगा, कितना बोले तो 50, और ये इधर की तरफ भागा, कितने से भागा, A2 से। इसकी FBD हो गई तैयार, और कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी भी बना ले भाई। ये इसको क्यों छोड़ रहा है, ये ऐसा है देखने में, ये N1 N2 ले लिया ना, तो इधर से लगा दे इसको N3, और ये N1 दिया इसको तो इसने वापस N1 दे दिया, नीचे इस पे क्या लगा, mg लगा, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 है। जिधर एक्सेलरेशन वही मेरा एक्सिस, जिधर एक्सेलरेशन वही मेरा एक्सिस। आई बात समझ में? अब देखो, गौर से देखना, ये आ गया। अब देखो, ये N1 है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सिस क्या होगा, यही होगा। ये भी नीचे है, तो इसका भी एक्सिस क्या होगा, यही। कौन कौन फोर्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, कौन कौन लाई नहीं कर रहे हैं, कौन कौन फोर्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं। ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। जो एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा उसका क्या करते हैं हम लोग, कंपोनेंट। ये N1 है, ये N1 है, ये थीटा। अब देखना, ये क्या 90 माइनस थीटा, ये क्या थीटा, देखना आप। ठीक है, जिधर मेरा एक्सिस है उधर सारे फोर्स का कंपोनेंट करना है, mg को नहीं करना है, नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा। तो नॉर्मल का N1 का जो ये वाला कंपोनेंट है, गौर से देखना, ये है N1 cos थीटा, और ये जो है ये है N1 sin थीटा। देखना आप कोई गलती ना कर दिए हूं, ये थीटा तो ये 90 तो थीटा सही लग रहा है मेरे को, ये N sin थीटा कर दिया। अच्छा, और कोई छूट तो नहीं रहा ना, नहीं, कोई एक भी फोर्स छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो N sin थीटा ही एक है जो x में लग रहा है, बाकी कोई नहीं लग रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, N sin थीटा बराबर 5A2। इक्वेशन हो गया तैयार। y में भी देख लेते हैं, y में ऐसा कुछ देखने का क्या है यार, N2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस N1 cos थीटा। ये N1 है, ध्यान रखना, दूसरा तैयार। सिमिलरली उसकी बात कर लेते हैं। देखना जरा गौर से देखना, हिले ना बस देखना, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो N1 का ये कंपोनेंट N1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि N1 sin थीटा, और ये ऊपर की तरफ आ गया N1 cos थीटा। देख लेना जरा गौर से, गलती ना किया कंपोनेंट करने में, ये N1 ही है ना। हाँ, अब देखना, y में मोशन हो रहा है नीचे, 100 माइनस N1 cos थीटा बराबर 10A1। दिख गया तुम्हें, x में बैलेंस हो रहा है, N3 बराबर N1 sin थीटा। इतने सारे इक्वेशन बना दिया, सॉल्व कर लो, N1 N2 N3 A1 A2 A3 जिसका भी निकालना निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट।
कल अपन मिक्स्ड कंस्ट्रेंट की बात करेंगे जिसमें स्ट्रिंग भी होंगे थोड़े बहुत और थोड़े बहुत ये भी टेढ़े मेढ़े होंगे। तो कल अपन बात करेंगे स्ट्रिंग प्लस वेज कंस्ट्रेंट की, ठीक है ना। वो भी बहुत अच्छे सवाल होते हैं। बाकी ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। न्यूटन ऑफ मोशन की शीट लगाना स्टार्ट कर देना, एफबीडी बनाना काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, एससी वर्मा कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।